तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स की फॉर्मूलाज की लास्ट क्लास होने वाली है। आई होप लास्ट क्लास ही हो। ठीक है, देखते हैं कब तक मेरा फ़ोन साथ देता है, इसका स्टोरेज स्पेस आउट नहीं होता। देखो अब ध्यान से देखना, क्या देखना है हमें, कुछ फॉर्मूलाज हैं। ऑफकोर्स आप एकदम से इनको याद तो नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या है, क्वेश्चंस में आपको जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे आपको एज इट इज़ ये याद होते जाएंगे। तो एकदम से पैनिक मत करना कि एकदम सब कुछ याद करने की कोशिश करना भी मत, ठीक है। वैसे मैं कुछ ट्रिक्स के साथ आपको ये बताऊंगी। देखो फॉर्मूला मेनली आपके पास दो हैं, कौन कौन से। सबसे पहली बात आ जाती है क्वांटम एफिशिएंसी या फिर क्वांटम यील्ड की बात आती है। अब देखो क्वांटम याद रखो, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड दैट इज क्यू से स्टार्ट होता है। तो क्यू से स्टार्ट होता है तो इसका सिंबल आप क्या लगाओगे, ये साई। तो ये क्या है, साई इज इक्वल्स टू क्वांटम एफिशिएंसी या फिर क्वांटम यील्ड। अब एक ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी में ओ है, ओ के यहाँ कुछ ऐसे कट तो नहीं होता ना, इसीलिए उसमें साई यूज़ नहीं करना। जैसे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम कई बार ऑप्टिकल डेंसिटी को सोच लेते हैं कि क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड है, तो ऐसे बिल्कुल भी मिसअंडरस्टूड मत करना। क्वांटम जहाँ पे भी वर्ड आ जाए वहाँ पे आपको ये साई यूज़ करना है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, 12n/100 लैम्डा ई, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, इसका यूनिट भी आपको ऐसे नहीं करना कि भाई काटोगे, ठीक है, ऐसे काटना वाटना भी नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रिक है आपका क्वांटम एफिशिएंसी निकालने का, ये कोई आपका एज इट इज़ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। एन आपका रिप्रेजेंट करा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो जितने प्रोडक्ट बने हैं वो कितने नंबर ऑफ मोल बने हैं, तो ये एन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 100 तो 100 है ही। ये आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है। और ई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किस में होती है आपकी, जूल्स में, ठीक है। बस इतना। इसके बाद हो गया आपका, ये आपका क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज अगर आपको क्वेश्चन में क्वांटम एफिशिएंसी या फिर क्वांटम यील्ड पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। एब्जॉर्बेंस का तो आपको पता चल रहा है ए है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी भी आपका क्या है, एब्जॉर्बेंस ही होता है। तो बहुत बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपको याद रखना है कि ए और ओ दैट इज एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी, बात आपकी सेम है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एब्जॉर्बेंस का, दैट इज ECL। अब इसमें जो ये E है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखो L आपकी लेंथ है सिंपली, तो लेंथ आपकी मीटर में हो जाएगी। ये आपकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन आपकी किस में होती है, मोलर में जाती है, मोल पर लीटर में मान लो, ठीक है। E क्या है आपका, देखो डेफिनेशन तो मैंने लिख दी कि ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, लेकिन बिकॉज इट इज़ कन्फ्यूजिंग, आपको वैसे भी इसका कुछ भी यूज़ है नहीं, आपको बस क्या करना है, यूनिट देखो, ठीक है। यूनिट अगर क्या है, किसी की भी यूनिट, चाहे आपको कुछ भी दे रखा और उसकी यूनिट क्या दे रखी है, मोल इनवर्स लीटर सेंटीमीटर इनवर्स। दैट मीन्स जो हमारी आई थिंक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का होता था ना रेट, हाँ। तो क्या है, अगर आपको ये यूनिट दे रखी है, इसका मतलब सीधा सी बात है, आपको क्या लगाना है, आपको A इज इक्वल्स टू ECL वाला फॉर्मूला लगाना है। दैट इज आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। इनमें से किसी का वैल्यू है, दैट मीन्स आपका E का वैल्यू है। तो E का वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, पढ़ो भी मत, बस देखो जिसका यूनिट अगर ये है ना, मोल इनवर्स लीटर सेंटीमीटर इनवर्स, और लीटर को ही हम डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ही पार्ट मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने यूनिट कन्वर्जन सिखाया हुआ है, एक बार वो चेकआउट कर लेना, बहुत छोटा सा है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ जाए यूनिट या ये आ जाए यूनिट, दोनों की बात क्या है, सेम है। और ए आपका क्या होता है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। वो तो आपको दिख भी रहा है, देखो मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, लीटर से लीटर इनवर्स कट जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। और क्या है, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट एक इसकी क्या है, इसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका E है ना, यूँ पूछता है कि भाई इससे क्या चेंज होएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या चेंज, तो किसी से भी कुछ भी चेंज नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ नाप के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। सो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ओनली डिपेंड्स ऑन द लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ। और इसको किसी से कोई भी मतलब नहीं। आपने बस अभी तक दो फॉर्मूला करे हैं, वन इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन, ठीक है। इसे मैंने आपको बताया है, बस यूनिट देख लेना और ए को याद रखना, दैट ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर एब्जॉर्बेंस सेम है। देखो मैंने क्या याद करवाया, मैंने आपको याद करवाया है कि जब भी आपका Q दैट इज क्वांटम यील्ड है, क्वांटम एफिशिएंसी आ जाए, तो आपको क्या लिखना है, साई का वैल्यू लिखना है, और साई का वैल्यू आपका अलग है, ठीक है। ऊपर से अगर आपका एब्जॉर्बेंस आ जाए तो आपको क्लियर है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको E भी याद करने के लिए नहीं बोला, लेकिन वैसे आपको दिख रहा है कि भाई E इज एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट समथिंग हो रहा है, ठीक है। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी टाइप, लेकिन मैंने आपको ये भी नहीं बोला, मैंने बस क्या बोला है, ऑप्टिकल डेंसिटी जहाँ O आ जाए ना उसको साई मत समझना, O का मतलब क्या है आपका A है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्बेंस है ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब। गॉट इट, इतना ही था।
अब देखो, अब ये हो चुका है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल था नहीं, 2 ही फॉर्मूला कराए हैं। अब इसका क्या है, एक एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, इनका फॉर्मूला भी देख लो। देखो एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला एक आपका होता है, मतलब एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का एक तरीके से मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ। तो एब्जॉर्बेंस आपका क्या होता है, माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू log t, ठीक है, ये होता है आपका एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला, यही होता है। जस्ट अ सेकेंड यार, कंफर्म कर लेती हूँ, पता है मुझे फॉर्मूला याद है, जैसे ए का मतलब मुझे लग रहा है माइनस log t था, हाँ माइनस log t ही है गाइस, ठीक है। ओके जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं हम, तब तक आप ये फॉर्मूलाज उतार लो अपने। कैसे क्लासेस सही से समझ आ रही हैं, बताया करो यार, हौसला वर्धन होता है, उत्साहवर्धन होता है यार बंदे का, है ना। चलिए शुरू करते हैं हमारी अगले फॉर्मूला की तरफ, दैट इज, देखो ए क्या हो गया आपका, माइनस का log t हो गया। अब देखो तो t क्या हो जाएगा, देखो t क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहली बात माइनस उस साइड गया है ना, मतलब माइनस है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, देखो log उस साइड जाता है तो क्या, माइनस तो उधर चला गया, मतलब माइनस का a हो गया, ठीक है। अब क्या है, log अगर उस साइड जाता है तो क्या आ जाता है, जो भी होता है ना वो पावर 10 में चला जाता है, 10 की पावर माइनस का a, ठीक है। तो दिस विल बी योर 10 की पावर माइनस का a हो जाएगा आपका, है ना जी, बिल्कुल। तो दोबारा देखो, a अगर माइनस log t होता है ना, तो क्या हो जाएगा, बस इतना याद रखो, a इज इक्वल्स टू माइनस का log t, ठीक है। तो माइनस का log t है, log उस साइड जाता है तो 10 की पावर में बन जाती है, और ये जो माइनस है तो पहले चला गया, तो 10 की पावर माइनस का a आ जाएगा आपका, किसका आंसर, t का आंसर, ठीक है, ट्रांसमिटेंस का आंसर। ये टेम्परेचर नहीं है, आपको ट्रांसमिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्सो क्या है, ट्रांसमिटेंस का एक फॉर्मूला होता है I/I0, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे करोगे, मैंने कैसे याद रख रखा है, थोड़ा सा फनी है बट स्टिल, I/I0, ठीक है, ताई याद रखना है, क्योंकि ना मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई I0/I था या फिर I/I0 था, तो इसलिए बस आपको क्या रखना है, ट्रांसमिटेंस में आ जाए तो क्या लगेगा ना, ताई/I0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, लिख लो बेशक से ताई, ठीक है, ताई/I0, बाकी तो आप ताई से आपको याद रह जाएगा TI, मतलब T इज इक्वल्स टू I, बस इतना है, उसके बाद I0 आपको याद रहेगा। अब देखो A क्या होता है, A होता है आपका माइनस का log t, तो माइनस का log t का वैल्यू क्या है आपके पास, I/I0, ठीक है ना। या तो ऐसे लिख लो, और उसका माइनस हटाना तो क्या कर दोगे, log I0/I, ठीक है ना। कुछ मुश्किल था, नो मैम, बस यही फॉर्मूला था, याद सिर्फ आपको फर्स्ट वाला ही रखना है, बाकी सब आप इसी से डिराइव कर लोगे। दूसरा आपको ये ताई/I0 याद रखना है, ठीक है, तो हो जाएगा ये भी। चलो इसमें भी ऑल्सो कोई कंफ्यूजन है इसमें, देखो एब्जॉर्बेंस जो होता है ना आपका, वो एडिटिव होता है, ए से एब्जॉर्बेंस, ए से एडिटिव। क्या मतलब है इस बात को, कि अगर आपको 2 एब्जॉर्बेंस दे रखे हैं, ठीक है, और आपको फाइनल एब्जॉर्बेंस बताना है, तो आप क्या करोगे, उनको ऐड कर दोगे सिंपली, और आपका फाइनल प्रोडक्ट का एब्जॉर्बेंस आ जाएगा। और जो ट्रांसमिटेंस होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको 2 ट्रांसमिटेंस का वैल्यू दे रखा है तो आपको क्या करना होता है, बस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके 2-3 फॉर्मूलाज और होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो चलो भैया प्यारे से बच्चों, अब ये एक सुंदर सा डायग्राम और समझ लो, ये जो है ना, ये भी आपके काफ़ी सारी मदद करेगा और बहुत ही इजी सा है, ठीक है। इसमें आपको एब्जॉर्प्शन, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, इंटर सिस्टम कन्वर्जन और इंटर कन्वर्जन, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। सबसे पहली बात देखो, ये मैंने 3 लेवल बनाए हैं, फर्स्ट वन इज़ S0, सेकेंड वन इज़ S1 एंड थर्ड वन इज़ T1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखो S0 में जो पार्टिकल है ना, वो कुछ hμ अमाउंट ऑफ, ठीक है, ये एब्जॉर्ब वेवलेंथ, ये वाली जो मतलब ये hμ क्या है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, S1 में चला जाएगा, दैट इज़ S0 में इसने कुछ एनर्जी अमाउंट ऑफ hμ को इसने एब्जॉर्ब किया, और ये कहाँ चला गया, S1 में चला गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चलो ये बाद में बताएंगे, ये भी वाला कॉन्सेप्ट, इतना समझ आया। दैट मीन्स फर्स्ट वाला अगर मैं इसको मानूँ तो ये क्या हो रहा है, हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सेकेंड में मैंने क्या किया, देखो
S1 से मैंने सीधा आया मैं S0 में, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये रेडिएटिव्स हैं, ठीक है। जो मैं स्ट्रेट लाइन शो करूँ ये क्या दिखा रही है, रेडिएटिव, ठीक है। और ये जो शो करूँ इसका क्या मतलब है, नॉन रेडिएटिव, कि इसमें से रेडिएशंस नहीं निकलती, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा, आपका सेकेंड, और इसको क्या बोलोगे आप, फ्लोरेसेंस, है ना, फ्लोरेसेंस। मैंने कैसे याद कर रखा है, फ्लावर्स गिर रहे हैं, है ना, तो फ्लावर्स हमारे ऊपर से ऐसे गिर रहे हैं, दैट इज S1 से S0 में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, फ्लोरेसेंस। थर्ड क्या है, अगेन ये भी रेडिएटिव है, लेकिन क्या होगा, इसमें T1 से आपका S0 में आ रहा है, ठीक है, रेडिएटिव है ये भी, तो क्या आ जाएगा, T1 से S0 में फोस्फोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस, ओके। और क्या है आपके पास, एक IC और एक ISC, ठीक है। अब देखो दो ये नॉन रेडिएटिव बनाती हूँ, एक में क्या आएगा, देखो जो S1 से आपका S0 में आया ना, फोर्थ वाला S1 से S0 में, इसको आप क्या बोलोगे, इंटर कन्वर्जन, दैट इज IC, ओके। और फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, ओके। देखो एक क्या जाएगा आपका S1 से T1 में, ये क्या आ जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं फिफ्थ और इसको मान लेते हैं सिक्स्थ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका ISC, दैट इज इंटर सिस्टम कन्वर्जन, और ये क्या आ जाएगा आपका IC, दैट इज इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो ये जो सिक्स्थ वाला है इसको क्या बोलोगे आप, देखो पहले ये इधर से इधर गया तो इंटर सिस्टम हुआ, फिर T1 से S0 गया, फिर से इंटर सिस्टम हुआ, लेकिन इस बार क्या होगा, अगर आप S1 से T1 लेकर जा रहे हो, S1 से T1, तो आप उसको क्या बोल रहे हो, ISC। और अगर आप इसको T1 से S0 तक लेकर जा रहे हो तो आप इसको क्या बोलोगे, मतलब डैश ISC, ठीक है। अब देखो इसका कांस्टेंट लिखूँ अगर मैं, इसका कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट तो IAB ही होता है, ठीक है। इसका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इज KF, इसका KP, इसका KIC, इसका KISC, इसका K डैश ISC, ठीक है। मतलब क्या है, ये एब्जॉर्प्शन हुआ, इसका रेट कांस्टेंट आपका IAB हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इट्स रेट कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड है आपके पास फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस का क्या आ जाएगा, KF, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास, देखो S1 से S0 फ्लोरेसेंस, और एक और रेडिएटिव है T1 से S0 वाला फोस्फोरेसेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, KP। उसके बाद क्या है, S1 से अगर T1 जा रहा है तो क्या है, S1 से T1 इंटर सिस्टम कन्वर्जन, दो सिस्टम के बीच में कन्वर्जन हो रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, दैट इज T1 से S0 आ रहा है, ये भी इंटर सिस्टम कन्वर्जन। तो फर्स्ट जब ISC और उसको ISC मान रहे हैं, KISC, और सेकंड जब हो रहा है उसको K डैश ISC मान रहे हैं। और जो सिंपल S1 से S0 में आ रहा है लेकिन नॉन रेडिएटिव वाली आ रही है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं ये इंटर कन्वर्जन, ठीक है। सिस्टम के विद इन ही है हमारा इंटर कन्वर्जन। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके अलावा आपको क्या बताना है, अब देखो इनकी ना स्पीड बतानी है कि भाई इसमें ना पूछते हैं कि भाई किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, स्पीड किसका सबसे ज़्यादा है और किसका रिलैक्सेशन टाइम सबसे ज़्यादा है, मतलब ऑर्डर बताना है। सबसे पहली बात तो स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा स्पीड होएगी हमारी एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन की सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, IC और ISC की सेम होती है, ठीक है, दोनों क्या है आपकी नॉन रेडिएटिव। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फ्लोरेसेंस का, और सबसे लेट मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, कम स्पीड होती है फोस्फोरेसेंस की। तो रिलैक्सेशन टाइम सबसे ज़्यादा कौन लेगा, फोस्फोरेसेंस, देन फ्लोरेसेंस, देन IC और ISC सेम लेंगे, और उसके बाद फिर आपका सबसे कम रिलैक्सेशन टाइम लेगा आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की, देन IC ISC की इक्वल, और फोस्फोरेसेंस की सबसे कम है तो मतलब फ्लोरेसेंस की से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, एकदम इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब एकदम इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो और कुछ बताना है मैंने इसमें आपको, हाँ जी, एक ये चीज़ और देख लो आप, जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, आप इसको गामा से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, गामा से। तो इन सब का जैसे अगर मैं निकालूँ तो इसका क्या हो जाएगा, गामा F, इसका गामा P, इसका गामा IC। तो अगर गामा दे दिया जाए
तो वो क्या रिप्रेजेंट करा, आपका रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करा। ठीक है गाइस, बाकी की फॉर्मूला तो हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, जो आपके यूनिक क्वेश्चन हैं इनसे अलग, ठीक है, तो उसमें कर लेंगे। लेकिन अभी आपको मुझे एक चीज़ और कन्वर्जन दिखाना है कि आप पीपीएम को कैसे कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा होता है मान लो 5 पीपीएम, ठीक है, तो आपको बताना होता है कि भाई इसमें, इसको मान लो आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करो उसको। देखो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में कितने होते हैं 10 की पावर 6, ठीक है। मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसे होता है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। मिलियन 10 की पावर 6, ठीक है, बिलियन 10 की पावर 9 ऐसे होता है ना, 6 9। मिलियन बिलियन ट्रिलियन में 10 की पावर 12 होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, 5 पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पहली बात हम पीपीएम को क्या बोलते हैं, पीपीएम इज ऑल्सो नोन एज पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 मिलीग्राम पर लीटर। समझ रहे हो, हम ऐसे कैसे याद करेंगे मिलीग्राम पर लीटर पीपीएम। देखो मैंने कैसे याद रख रखा है, पार्ट्स पर मिलियन तो आपको याद होना ही चाहिए पीपीएम का मतलब। लेकिन देखो पीपीएम मतलब कि पीपीएम मतलब पापा मम्मी। ठीक है, तो पापा मम्मी और उनके राज में हम लोग क्या लेते हैं, मजे लेते हैं ना। तो क्या है, पापा मम्मी के राज में हम मजे लेते हैं, तो वही है पापा मम्मी। ठीक है, और आप कह सकते हो कि पापा मम्मी मतलब मजे ले, मजे ले मतलब पापा कहते हैं, पापा मम्मी कहते हैं बेटा तू मजे ले और दुनियादारी की टेंशन तू छोड़ दे। ठीक है ना, तो क्या है, पापा मम्मी और पापा मम्मी के राज में हम लोग मजे लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, पीपीएम को क्या कह सकते हो, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये इसलिए याद करवाई क्योंकि फिर तुम ऐसे कंफ्यूज होगा ग्राम था, मिलीग्राम था, क्या था। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, 5 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखो इसको फर्दर तुमको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या कर देना है, 5 इंटू में 10 की पावर -6 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल पीपीएम जहाँ पे भी दिखे उसको ऐसे याद रखो कि भाई पापा मम्मी हमारे बोल रहे हैं बेटा तू मजे ले। ठीक है, मजे ले बोले तो मिलीग्राम पर लीटर, और फिर मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करके ग्राम पर ml में अपना आंसर निकाल सकते हैं। वो तो यूनिट जिसमें आपको पूछ रखी है उसमें निकालना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको समटाइम्स मिलीग्राम पर लीटर में पूछ रखा हो, समटाइम्स आपको ग्राम पर ml में पूछ रखा हो। तो इस तरीके से ओके, ग्राम पर लीटर में भी पूछा हो सकता है, तो कैसे बताओगे, तो देखो मजे ले है ना, तो 5 mg तो हो जाएगा आपके पास 10 की पावर -3 ग्राम, और लीटर तो ये है ही, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। ठीक है, दैट्स इट फॉर द क्लास गाइस। राधे राधे। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं आपके, 1 2 3 कॉन्सेप्ट्स और हैं जो आपके यूनिक क्वेश्चंस में आपको यूज होंगे, तो मैं वो आपको उन्हीं क्वेश्चंस के साथ कराऊंगी। अभी के लिए आप इतना अच्छे से करिए, एंड वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय।